हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की। दो थ्योरीज होती हैं आपकी फैक्टर प्राइसिंग की जो यहाँ पर डिस्कस की जानी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आपके जर्मन इकोनॉमिस्ट थे वॉन थनन, उन्होंने 1826 में दी थी और इसको फर्दर कार्ल मिंजर, बॉन बर्वर्क, वॉलरस, विकस्ट्रीट, एडवर्थ जैसे और इकोनॉमिस्ट थे, क्लार्क जैसे, जिन्होंने फर्दर इसको डेवलप किया। ये थ्योरी क्या कहती है कि परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना रेन्यूमरेशन दिया जाएगा जितनी उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है। अजम्पशंस ऑफ थ्योरी की बात करते हैं। पहली चीज़ है कि परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। दो तरीके की मार्केट होती है, फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट। हमने पहले भी बात की थी कि हमें एक फैक्टर मार्केट के लिए अलग थ्योरी की ज़रूरत होती है जहां हम फैक्टर प्राइसिंग की बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग होती हैं। तो प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि एवरेज रेवेन्यू जो होगा आपके प्रोडक्ट मार्केट में वो आपके मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा और एमआरपी इक्वल होगा वैल्यू ऑफ एमपीपी। एमआरपी एमपीपी क्या होते हैं, ये कैसे इक्वल होते हैं, लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाएगा। दूसरी बात है, इसका मतलब कि जो भी आपका फैक्टर प्राइस डिसाइड किया जाएगा इंडस्ट्री के थ्रू, फर्म उस फैक्टर प्राइस पर जितना मर्जी चाहे अमाउंट फैक्टर्स का हायर कर सकती है। मतलब कि फर्म के लिए जो सप्लाई है फैक्टर्स की वो परफेक्टली इलास्टिक है। ऐसा इस मार्केट में इन जो है वो ये भी अज्यूम किया गया है कि जितने भी फैक्टर्स हैं आपके वो होमोजीनियस हैं। दूसरा फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन के वो परफेक्टली मोबाइल हैं, यानी एक फर्म से दूसरी फर्म और एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में कम्प्लीटली फ्रीली मूव कर सकते हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप फंक्शंस हैं, क्योंकि एक फर्म जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको वेरिएबल माना गया है, बाकी फैक्टर्स फिक्स माने गए हैं। तो ऐसे में जब भी आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना होगा, जिसके कारण आपके फैक्टर रेशियो में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और फिर है कि फैक्टर सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी की यदि हम बात करें तो कैपिटल और लेबर को एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। डिविजिबल फैक्टर्स हैं, यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनको स्मॉल यूनिट्स में बांटा जा सकता है और फर्दर एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट करने में जिससे आसानी होती है। हर एक प्रोड्यूसर का एम है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हम मानकर चल रहे हैं। जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट देखने को मिलेगी और एक वेरिएबल आपका एक इनपुट जो है वो आपका वेरिएबल होगा, बाकी फैक्टर्स कैसे होंगे, फिक्स होंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपके फैक्टर्स का प्रोपोर्शन वेरी करेगा। जैसे जैसे आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स लगाते जाएंगे आपका जो आउटपुट है शुरू में इंक्रीज़ होता जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपका आउटपुट ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स के एप्लीकेशन के कारण डिक्रीज़ होने लगता है। फिर जहाँ आप एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की, इस थ्योरी को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने वाले हैं, एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इंडस्ट्री यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में ये डिसाइड करेगी कि कितना प्राइस होगा फैक्टर्स का। दूसरा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप डिसाइड करेंगे तो फर्म क्या करेंगी, जितना भी प्राइस इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड कर दिया गया है उस पर ये डिसाइड करेंगे कि कितना फैक्टर उनको हायर करना है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की ये जो थ्योरी है इसकी पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इंडस्ट्री को क्या करना है, देखिए प्राइस डिसाइड करना है। प्राइस डिसाइड कहाँ होगा, जहाँ डिमांड फैक्टर की और सप्लाई फैक्टर की इक्वल हो जाएगी। तो डिमांड की बात करते हैं। इंडस्ट्री अपने आप में क्या है, ग्रुप है, बहुत सारी फर्म्स का मिलकर बना है। और इंडस्ट्री का डिमांड कर्व कैसे निकाला जा सकता है, यदि हमें सारे फैक्टर्स सारे फर्म्स जो हैं उनका डिमांड कर्व पता है तो हम उसको सम करके इंडस्ट्री का डिमांड कर्व निकाल सकते हैं। और उसके लिए हमें फर्म का डिमांड कर्व्स का पता होना चाहिए। फर्म का डिमांड कर्व अपने आप में जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व है उसी को हम फर्म का डिमांड कर्व कह देते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है वो कहाँ तक लेबर को हायर करेगी, कहाँ तक फैक्टर को हायर करेगी, जहाँ पर फैक्टर की
जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो किसके इक्वल नहीं हो जाती, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के। यानी एक फर्म किसी फैक्टर को हायर कर रही है तो वो उसको कितना पे करना चाहती है, उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। यानी वो फैक्टर एडिशनली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्शन में और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है, उसे देखते हुए फर्म उसको कॉस्ट पे करना चाहती है। इसीलिए हम जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है उसी को फर्म का डिमांड कर्व भी लेके चल रहे हैं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को फॉलो करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आप फिक्स फैक्टर के साथ ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स इम्प्लाई करेंगे वैसे वैसे आपको जो है रिटर्न्स वो डिमिनिश होते चले जाएंगे। तो अब हमें ज़रूरत क्या है कि हम इंडस्ट्री का डिमांड निकाल सके। इंडस्ट्री का डिमांड कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल समेशन होगा फर्म्स के डिमांड कर्व का। और ये किस तरीके से अराइव किया जाएगा इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं आप, इसमें ए पार्ट और बी पार्ट में इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। ए पार्ट में फर्म के लिए दिखाया गया है डिमांड कर्व और बी पार्ट में इंडस्ट्री के लिए डिमांड कर्व डिराइव किया है जो कि फर्म से डिराइव किया जाना है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ फैक्टर लिया गया है फर्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए वाई एक्सिस पर फैक्टर प्राइस लिया गया है। डी आपका इनिशियल डिमांड कर्व है फर्म के लिए। ये जब डिमांड कर्व है तो डब्ल्यू वेज रेट पर आपके ओ क्यू फैक्टर की डिमांड हो रही है और जब आपकी वेज रेट घटकर W1 हो जाती है तो आपके फैक्टर की डिमांड बढ़कर ओ क्यू से Q1 हो जाती है। तो जैसे ही आपकी जो है वेज रेट घटेगी, जैसे ही आपका फैक्टर का प्राइस घटेगा, आप ज़्यादा डिमांड करेंगे फैक्टर की बी पॉइंट पर। और अगर आप ज़्यादा फैक्टर की डिमांड करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो जो प्राइस है आपके प्रोडक्ट का वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। और यदि प्राइस कम हुआ तो आप पहले से अब कम प्रोडक्शन करना चाहेंगे, कम प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले से कम फैक्टर की डिमांड करेंगे। यानी कि पहले कितनी कर रहे थे, OQ1, अब आप फैक्टर की कम डिमांड करते हैं तो आप उससे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। मान लीजिए OQ2 आप डिमांड कर रहे हैं फैक्टर की, तो आपका जो डिमांड कर्व है फैक्टर का इस वेज रेट के लिए अगर आप कम डिमांड कर रहे हैं तो इधर की तरफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। B1 हमें कोई पॉइंट जहाँ पर मिलता है, शुरू में जब W वेज रेट थी तो हमें A कोई पॉइंट मिल रहा था, लेकिन बाद में जब W1 वेज रेट हो जाती है तो आपका जो फैक्टर है वो Q1 पर ना रहकर फाइनली Q2 तक आप एम्प्लॉय करेंगे, फैक्टर के को कम एम्प्लॉय करेंगे पहले की बजाय, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है। तो अब आपको B1 पॉइंट मिलता है। A और B1 पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर देते हैं तो आपको DF ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डिमांड कर्व मिलेगा। ये फर्म का डिमांड कर्व है। और यदि आपको फर्म के डिमांड कर्व का पता लग जाएगा तो आप इससे इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डिराइव कर सकते हैं। इधर इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डिराइव किया गया है, A के कॉरस्पॉन्डिंग कोई A1 पॉइंट लिया है, B1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई B2 पॉइंट लिया है। और DL आपके जो डिमांड कर्व डिराइव किया गया है वो क्या है, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है। इंडस्ट्री का डिमांड कर्व अपने आप में फर्म के डिमांड कर्व से डिराइव किया गया है और हॉरिजॉन्टल समेशन है। फर्म का डिमांड कर्व क्या था, DF जैसे फर्म्स के जो डिमांड कर्व आएंगे उनको हॉरिजॉन्टल सम करके हम इंडस्ट्री का डिमांड कर्व DL डिराइव किया है। तो फाइनली हमें इंडस्ट्री के लिए एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलता है। इसके बाद हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, सप्लाई कर्व। तो फैक्टर प्राइस डिटरमिन करना है। अब हमें फैक्टर प्राइस कहाँ डिटरमिन होगा, जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हो। तो इधर हमने एक्स एक्सिस पर सप्लाई और डिमांड ले लिए, वाई एक्सिस पर फैक्टर प्राइस ले लिया है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग हमने डिमांड कर्व अभी इंडस्ट्री के लिए डिराइव किया है। सप्लाई कर्व आपका एक स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि सप्लाई फैक्टर की कैसी है, फिक्स है। क्यों, क्योंकि हम मानकर चले थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन प्रिवेल करती है। ऐसे में दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर काटते हैं। इस इक्विलिब्रियम पर जो वेज रेट है OW वेज रेट इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड की जाएगी किसी भी फैक्टर के लिए। दूसरी बात अब किसकी आएगी, फर्म की। तो फर्म क्या डिसाइड करेगी कि ये जो वेज रेट है इस पर कितना आपको लेबर या फैक्टर है कोई वो हायर करना है, वो फर्म के द्वारा डिसाइड किया जाएगा।
तो अभी ये टेबल आपके यहाँ दिखाई गई है जिसमें डिटरमिन क्या करना है फर्म को कि कितना डिमांड करेगी फर्म फैक्टर की। फर्स्ट कॉलम में यूनिट ऑफ फैक्टर दिखाया गया है, 1 से 5 तक आप यूनिट हायर कर रहे हैं। दूसरे में मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट दिखाया गया है, यानी कि फर्स्ट यूनिट आपने लगाई तो उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया 10 यूनिट्स का। अगर सेकंड यूनिट लगाई तो उसने कितना एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया 8 यूनिट्स का। थर्ड यूनिट लगाई तो उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया 6 का, एंड सो ऑन। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन था इसीलिए AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस 2 रुपये मान लिया गया है। MRP निकाला है, MRP का फॉर्मूला MPP इंटू MR जिसकी हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो MPP इंटू MR यानी इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर कर ये कॉलम डिराइव किया है हमने। यहाँ आप देख सकते हैं MRP की जहाँ बात कर रहे हैं या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की, वो डिक्लाइन होता जा रहा है, इसीलिए हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व MRP के लिए देखने को मिला था, जिसे हम डिमांड कर्व भी कह रहे थे। फिर हम बात करते हैं फैक्टर प्राइस की। फैक्टर प्राइस कितना है 8 रुपीज़ फिक्स किया गया है, क्योंकि जो आपकी फैक्टर मार्केट है वहाँ भी आपको परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। हम अज्यूम करके चले थे ऐसा, तो हमने फैक्टर प्राइस फिक्स कर लिया 8 रुपीज़ पर। अब डायग्राम में हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर लेबर दिखाया गया है, वाई एक्सिस पर प्रोडक्टिविटी या फैक्टर कॉस्ट दिखाई गई है। 8 रुपीज़ हमने वेज तय की थी। MRP कर्व हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग देखा, जैसे जैसे हम लेबर की यूनिट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होता जाता है। अब हमें एज अ फर्म क्या डिसाइड करना है कि हम कितना लेबर हायर करें, और कोई भी फर्म जैसा कि हमने पहले बात की कहाँ तक लेबर को हायर करना चाहेगी जहाँ पर उसकी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग या इक्वल नहीं हो जाती, यानी किसी भी फैक्टर के लिए फर्म उतना ही पे करना चाहती है जितना कि उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है प्रोडक्शन में और उससे जितना कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इससे नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 4 यूनिट्स ऑफ लेबर जो है वो फर्म हायर करना चाहती है, जबकि आप इसके इधर यदि बात करेंगे तो इसके इधर आप देख सकते हैं MRP ज़्यादा है किसी फैक्टर का और वेज रेट कम है। तो ऐसे में जब रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो फर्म ज़्यादा लेबर हायर करना चाहेगी, रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का फ़ायदा उठाना चाहेगी एडिशनल। तो और जब आप इधर बात करते हैं 4 यूनिट से तो यहाँ पर वेज रेट ज़्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लेबर की कम है। अब लेबर कंट्रीब्यूट कम कर रहा है लेकिन उसको पेमेंट ज़्यादा की जा रही है, तो ये हार्मफुल सिचुएशन होगी किसी भी फर्म के लिए। ऐसे में फर्म लेबर को कम करना चाहेगी और अल्टीमेटली लेबर 4 पर डिसाइड होगा जहाँ पर MRP और MFC इक्वल है। टेबल में भी हम इस सिचुएशन को देख सकते हैं। 4 यूनिट्स ऑफ लेबर हायर किए जा रहे हैं। 4 यूनिट्स ऑफ लेबर पर आप देख सकते हैं जो आपका MRP है वो 8 है और जो फैक्टर प्राइस है वो 8 है, यानी दोनों जहाँ इक्वल होंगे उतने ही अमाउंट आप फैक्टर की हायर करेंगे एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। फिर बात करते हैं क्रिटिसिज्म की थ्योरी की। सबसे पहली चीज़ की अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं। हम मानकर चल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर्स की और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, लेकिन जब आप रियल लाइफ के सिनेरियो की बात करते हैं तो इस तरह की सिचुएशंस एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा, होमोजीनियस फैक्टर्स की अजम्पशन हमने ली थी, यानी जितने भी वर्कर्स हैं वो इक्वली इंटेलिजेंट हैं और एफिशिएंट हैं, लेकिन वास्तव में जो वर्कर्स हैं फैक्टर्स हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि जो फैक्टर्स हैं उनको डिवाइड किया जा सकता है स्मॉल पार्ट में, ये हम अज्यूम करके चले थे, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनको स्मॉलर साइज़ में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। डिफ़िकल्टी है मेजरमेंट में किस चीज़ के, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की। अब ये थ्योरी कम्प्लीटली बेस किस चीज़ पर है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की पता लग जाए, उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट की जाएगी। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को अपने आप में नापने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यदि हम बात करें कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखनी है किसी एक फैक्टर की बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए, तो ऐसे में ये क्रिटिक्स का कहना है कि अगर लेबर की आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखते हैं तो अकेले लेबर की नहीं देख सकते, क्योंकि लेबर
बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे रॉ मटेरियल, टूल्स, मशीनरी के साथ मिलकर काम करता है, और जो भी एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें उन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन होगा। तो अकेले आप बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं कैलकुलेट कर सकते। थ्योरी कैसी है? लोपसाइडेड है। लोपसाइडेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिमांड साइड पर ज़्यादा फोकस किया गया है और फैक्टर की सप्लाई को कांस्टेंट मान लिया गया है, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता। फिर है लॉन्ग टर्म स्टेशनरी इकोनॉमी। यहाँ पर हम क्या मानकर चल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है। लॉन्ग रन में जो इक्विलिब्रियम है वो परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग तय होना है, लेकिन और ऐसे में जो कंडीशंस है इकोनॉमी की वो स्टेशनरी हैं, यानी कि उनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वास्तव में लॉन्ग रन में पॉपुलेशन भी चेंज होते हैं, टेस्ट भी चेंज होता है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें जब चेंज होंगी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी जो फैक्टर्स की है वो चेंज होगी और स्टेशनरी इकोनॉमी जैसा फिनोमेना नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, जहाँ पर हम कहते हैं कि मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स की प्राइस के इक्वल होंगी, ऐसा कंडीशंस को इस्टेब्लिश करना मुश्किल होगा। फिर कोज एंड इफेक्ट। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कोज है, जिसके कारण फैक्टर प्राइस को डिसाइड किया जा रहा है। फैक्टर प्राइस यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का अफेक्ट है। लेकिन वास्तव में यदि आप बात करें तो फैक्टर प्राइस भी अपने आप में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। यदि आप किसी भी लेबर को या फैक्टर को हायर प्राइस पे करते हैं तो आप उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी आप उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।